एक सेकेंड। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दीपादित्य, गुड इवनिंग नम्रता, गुड इवनिंग सत्यभामा। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तो कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज एक छोटा सा चेंज हो गया है। एक्चुअली में टेस्ट तो आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बट लास्ट टाइम पे वो पीपीटी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है और मैं इतना अभी जानता नहीं हूँ कि इस पीपीटी को उसको अरेंज करके आपको करवा सकूँ। तो आज आपको एक दूसरा टॉपिक करवा देता हूँ जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, लोक नृत्य और लोकगीत लोकनाट्य। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रोग्राम है, चेंज है। जो आज के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए थे वो कल करवा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो यही था कि मैं आप लोगों को वो टॉपिक करवाऊं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बट लास्ट टाइम पे मैं उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड कर रहा था, लेकिन वो स्लाइड पूरी गड़बड़ हो गई, डाटा इधर का उधर हो गया, वो सब गड़बड़ हो गया है ना। तो गुड इवनिंग दीपादित्य, सत्यभामा, नम्रता, के उमा पाटीदार, अंजलि पाराशर, केपी क्रिएशन, प्रमोद कुमार वर्मा, गुड इवनिंग, राघव सिंह राजावत, किम जोंग, एएसटी गेमिंग, गुड इवनिंग दीपादित्य। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा आज मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक आपसे बोला था उस टॉपिक पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, हेलो गिरिराज, हेलो घनश्याम, हेलो अरविंद, स्वागत है आप सभी का। तो शुरू करें आज की कहानी। आज हम लोग जो है मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको करने जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें ट्राइब प्लस उनके जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, ये सभी को इसमें कवर किया गया है। चलिए, गुड इवनिंग अनीता, मिल गई आपको क्लास? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को बता दिया चेंज क्यों हुआ है, कि लास्ट टाइम पे थोड़ा सा पीपीटी गड़बड़ हो गई है, इसलिए ये चेंज हुआ है, और इसलिए आज हम लोग ट्राइब और जो लोक नृत्य हैं उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्लास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि दूध लौटावा एक प्रथा है, वो किस जनजाति में पाई जाती है। दूध लौटावा जो प्रथा है वो किस जनजाति में प्रचलित है, ये आपको बताना है फर्स्ट। गुड इवनिंग मानसी, आंसर दीजिए सभी लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है, आप लोग शायद अच्छे से आंसर नहीं दे रहे हैं। दूध लौटावा बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गोंड जनजाति में प्रचलित होती है। इसमें सामान्यतः क्या होता है कि इसमें जो भाई और जो बहन के बच्चे होते हैं, यानी जो भाई बहन होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें कि जो ममेरे और फुफेरे भाई बहन होते हैं, ममेरे और फुफेरे जो भाई बहन होते हैं वो आपस में विवाह कर लेते हैं। ममेरे फुफेरे भाई बहन आपस में विवाह कर लेते हैं, और इसी को ये लोग कहते हैं दूध लौटावा। जैसे मान के चलिए, एक भाई बहन थे, भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, तो भाई के 2 बच्चे हुए, ठीक है, और बहन के 2 बच्चे हुए। तो हो सकता है कि जो भाई का लड़का है वो बहन की लड़की से शादी कर ले, इसी को ये लोग दूध लौटावा कहते हैं। ये भील में नहीं, ये गोंडों में प्रचलित है। ठीक है, सो अगर आप इस प्रश्न में इतनी बड़ी गलती करेंगे, जो लोग ए बता रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें गलती का मतलब है आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो कृपया इस तरह के प्रश्न में गलती ना करें। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन है कि लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाता है, लामानाई
उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। तो कौन सा विवाह करता है और किसको लामानाई कहते हैं? सेकंड का आंसर क्या होगा? देखिए, इरादा तो उन्हीं क्वेश्चनों को करवाने का था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सेकंड का आंसर जो है बिल्कुल सही है। सेकंड का आंसर ए है, यानी वो व्यक्ति जो सेवा विवाह करता है उसे लामानाई कहा जाता है। और ये विवाह बहुत सी जनजातियों में पाया जाता है, जिसमें गोंड एक प्रमुख जनजाति है जिसमें ये विवाह पाया जाता है, ये प्रथा पाई जाती है। बड़ा सिंपल है। जैसे कि हम लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे सरकारी नौकरी का जो स्टैम्प लगवा कर आना पड़ता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तभी लड़की का जो पिता है वो अपनी कन्या का दान करेगा। लेकिन जनजातियों में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप किसी लड़की से विवाह करना चाहते हैं, कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो आप अपने भावी ससुर, भाभी का ससुर यानी जो व्यक्ति आपके भविष्य में ससुर बनने वाले हैं, उनके यहाँ जाइए, उनकी खूब सेवा करिए और इनको सेवा से रिझाइए, इनकी इतनी सेवा करिए कि ये सेवा से खुश होकर आपको अपनी कन्या का दान कर दें। और इसके बाद जो विवाह होता था उसी विवाह को कहते हैं सेवा विवाह, और इसे कहते हैं उस व्यक्ति को लामानाई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जो भीलों का निवास होता है उसे क्या कहा जाता है। फटाफट बताइए, थर्ड का आंसर क्या होगा? चलिए, ओके। भीलों का जो निवास स्थान होता है, देखिए भीलों का जो निवास स्थान होता है, जैसे कि मान के चलिए ये भीलों का कोई मकान है, ठीक है, ये एक मकान हो गया, ये एक मकान हो गया, ठीक है। तो अगर भीलों के कई सारे मकान जहां पर बने होते हैं, ठीक है, तो उन मकानों का जो पूरा एक मोहल्ला होता है या जो पूरा एक गांव होता है, पूरा निवास स्थान होता है, उसे कहते हैं फालिया। क्या कहते हैं? फालिया। वो जगह जहां पर इनके मकानों की कतार होती है। लेकिन इंडिविजुअल जो इनका मकान होता है या घर होता है, उस मकान को ये लोग बुलाते हैं कू। क्या बुलाते हैं? तो भील मकानों को कू बुलाते हैं, जबकि निवास स्थान जो होता है इनका, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, उसे फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फालिया। घर को कू बुलाते हैं और मकानों को क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गाघेड़ो प्रथा पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है। गोल गाघेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है आपको बताना है। ये पारधी, पनिया और उसके बाद भील या गोंड, आपको बताना है। फोर्थ का आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है, कुछ लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। गोल गाघेड़ो जो प्रथा है वो भीलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? भील जो ट्राइब होती है इनमें गोल गाघेड़ो प्रथा पाई जाती है। इनमें अपहरण विवाह की प्रथा भी पाई जाती है। कौन सा विवाह? अपहरण विवाह। वैसे तो और भी ट्राइब में होती है, लेकिन ये दोनों खास बात हैं इस जनजाति के, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? भील ट्राइब। गोल गाघेड़ो बड़ा सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि लड़कियां लड़के को एक चैलेंज देती हैं और वो एक गोल घेरे में नृत्य करती हैं, और यहाँ पर जो है लड़के को खड़ा कर दिया जाता है। लड़के की चुनौती ये होती है कि उसे इस गोल घेरे को तोड़कर निकलना है, और लड़कियां यहाँ पर नृत्य कर रही होंगी और इसको निकलना है, और अगर वो निकल जाता है तो वो अपनी मनचाही जो लड़की है उससे विवाह कर सकता है। ठीक है, इसे जो है गोल गाघेड़ो कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी थी? बताइए, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता अनीता। अगर आपने पढ़ा होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, देखिए वो है बैगा। अगर आप पूर्वी मध्य प्रदेश को देखेंगे, ठीक है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे ये वाला जो इलाका है, ये और ये, तो इस पूरे बेल्ट में एक ही ट्राइब पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैगा ट्राइब। बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ठीक है, आप लोगों में से जिनको भी ये टॉपिक क्लियर नहीं हो, वो मेरे प्रोफाइल पर जाकर एक बार देख लें। बहुत बेसिक से समझाया है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक को
पूरे को मैप में बताया था कौन सी ट्राइब कहाँ पर रहती है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ये अत्यंत विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसको निकालना मत। चलो अगला प्रश्न, साज वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है, आपको बताना है। साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है, आपको बताना है। बताइए 6 का आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 6 का जो आंसर है, सही आंसर है वो है बैगा। कौन सा है? बैगा। बैगा जनजाति का ऐसा मानना है कि जो साज वृक्ष होता है उस पर इनके एक बहुत पवित्र देवता रहते हैं, और उन देवता का नाम है क्या? बूढ़ा देव। क्या बोलते हैं? बूढ़ा देव, जो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या है, साज वृक्ष को पवित्र मानते हैं, और यहाँ पर इनका मानना होता है कि बूढ़ा देव रहते हैं, जिसे ये लोग नारियल और मुर्गी चढ़ाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगा जनजाति का सबसे पवित्र वृक्ष है साज वृक्ष। कभी कभी अगर ऑप्शन में साज वृक्ष नहीं दिया हो तो आप इसे साल वृक्ष भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि उस दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा साल होता है। तो साल और साज, इसी पर ये लोग निवास करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्या हुआ? ये तो आपको फ्री हिट मिल गई, बताइए। चलिए, नमस्ते राधा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में जो बूढ़ा देव हैं वो अभी अभी बताया था आपको, बैगा जनजाति के सबसे बड़े देवता हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि साज वृक्ष पर निवास करते हैं, जिसे बैगा जनजाति नारियल और शराब चढ़ाती है। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट, मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट का संबंध किससे है, आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। चलिए ओके, देखिए भगोरिया हाट का जो संबंध है, एक सेकंड रुक जाइए। भगोरिया हाट का जो संबंध है वो किससे है? झाबुआ से है। झाबुआ, भगोरिया हाट विशेषकर ये भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है। क्या है? भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है। प्रणय पर्व का मतलब होता है विवाह के लिए, मिलने के लिए। होली के दिन आपने सुना होगा, होली के दिन दिल मिल जाते हैं। तो ये भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है, जो होली से 7 दिन पहले, यानी होली से 7 दिन पहले जो है ये मनाया जाता है। होली के जो अवसर पर, होली का जो अवसर होता है, तो होली के अवसर पर ये 7 दिन पहले शुरू हो जाता है, 7 दिन तक चलता है। और इसी में आपका होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, गोल गागेड़ो। तो गोल गागेड़ो इसी का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। ये भील जनजाति में अपने जीवन साथी को चुनने का एक बहुत अच्छा त्यौहार है, जिसमें एक सिंपल सा एक होता है कि अगर आप इस त्यौहार में शामिल हैं, यानी जो भील युवक और युवतियां इसमें शामिल हैं, तो अगर कोई भी लड़का अपनी मनपसंद युवती को अगर गुलाल लगा देता है और बदले में वही गुलाल रिपीट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि लड़की आपसे विवाह करने के लिए तैयार है। अब वर्तमान में ऐसा होता है कि नहीं होता है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन पहले यही नियम था। ठीक है, आपने किसी को गुलाल लगाया, अगर बदले में गुलाल मिला तो ओके, और नहीं मिला तो थप्पड़ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, आदिम जनजाति जिसका नाम था कोरकू, मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, आपको बताना है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ए। अगर आप देखेंगे कि कोरकू जो ट्राइब है वो मध्य प्रदेश के विशेषकर दक्षिणी जो जिले हैं, जिसमें आपका हरदा है, आपका होशंगाबाद है, आपका बैतूल है, ठीक है, छिंदवाड़ा है, इन सभी जिलों में ये पाई जाती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और आपको याद होगा कि बैतूल में, और आपको सिवनी याद होगा, सिवनी और बैतूल में एक सत्याग्रह हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग जंगल सत्याग्रह।
और उस जंगल सत्याग्रह में भाग लेने वाले जो ज़्यादातर ट्राइब के लोग थे वो इसी ट्राइब के लोग थे, जिसमें आपने नाम सुना होगा गंजन सिंह कोरकू का, क्योंकि इस क्षेत्र में दक्षिणी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यही ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है कोरकू ट्राइब। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में सहरिया जो ट्राइब है उसका निवास स्थान कौन सा है? पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग या संपूर्ण मध्य प्रदेश? चलिए वेरी गुड। देखिए सहरिया जो ट्राइब है वो विशेषकर मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, और मध्य भारत का पठार आपको उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में फैला हुआ मिलेगा। खासकर उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है इसमें सहरिया ट्राइब पाई जाती है, चाहे आपका शिवपुरी हो, चाहे आपका श्योपुर हो, चाहे आपका मुरैना हो, ठीक है, अशोकनगर और ग्वालियर के कुछ क्षेत्रों में भी ये ट्राइब पाई जाती, विशेषकर बता रहा हूं मैं। और इसका जो मूल निवास स्थान है वो कोटा है, जहां से ये आई है सहरिया। याद रखिएगा, भीलों के छोटा भाई ये खुद को कहते हैं। हालांकि ये आलसी ट्राइब है, ऐसा किताबों में लिखा होता है, कहना नहीं चाहिए। बंधुआ मजदूरी की समस्या इस जनजाति में पाई जाती है। अब आप लोग जल्दी बोलेंगे तो फिर उतना ही समझा पाऊंगा जितना फिर मज़ा नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है, आपको बताना है। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर सुनने का प्रयास करेंगे तो मैं कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा बताता चलूँगा, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी लग रही है। यहाँ पर कोई भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो सर, जल्दी करो, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है कोल ट्राइब। देखिए कोल ट्राइब आपको याद रखना है, जो कोल ट्राइब है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में रहती है, खासकर कहाँ पर? पूर्वी जिलों में मुख्यतः निवास करती है। और इस पूर्वी क्षेत्र में आते हैं रीवा, सीधी और सतना। यहाँ पर ये आपको ट्राइब मिलेगी, विशेषकर ये पाई जाती है। ये मुंडा परिवार की जनजाति है। किसकी है? मुंडा परिवार की जनजाति है। और इसकी एक और ख़ास बात है, ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोल ट्राइब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लोहासुर। क्या है? लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? देखिए टेस्ट तो कुछ और रखा था, हम लोग डिस्कस कुछ और कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। तो 12 का जो आंसर है आप लोगों ने दिया है वो आ गया है डी। बहुत बढ़िया। अगरिया जो ट्राइब है, अगरिया किसकी उपजाति है? तो अगरिया जो है वो गोंडों की उपजाति है। किसकी उपजाति है? गोंडों की उपजाति है। विशेषकर ये वहाँ पर रहती है जहाँ पर लोहा मिलता है। और आप सब जानते हैं कि लोहा जो उत्पादन है मध्य प्रदेश में वो खासकर मंडला में होता है। कहाँ पर होता है? मंडला का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये मिलेगा। मंडला है, बालाघाट है, तो ये मंडला जो जिला है उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ये क्या काम करती है? लोहे को गलाकर उनसे हथियार बनाती है, जिसको हम लोग लोहा, इसी में इनका मानना है कि इनकी जो धधकती भट्टी होती है जिसमें ये लोहे का काम करते हैं, उसी में उनके देवता रहते हैं जिनका नाम होता है लोहासुर। तो ये गोंडों की उपजाति है और उन क्षेत्रों में पाई जाती है विशेषकर जहाँ पर लौह अयस्क मध्य प्रदेश में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पारधी जनजाति। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है? ओके, बहुत बढ़िया। देखिए पारधी जो जनजाति है वो विशेषकर भोपाल और उसके आसपास के जिलों में पाई जाती है। देखिए भोपाल है, रायसेन है, सीहोर है, इसके अलावा विदिशा है। विदिशा के अलावा अगर आप चाहें तो इसमें गुना तक ऐड कर सकते हैं। इन जिलों में ये ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है पारधी। ये शिकारी प्रवृत्ति की है, शिकारी प्रवृत्ति की एक जनजाति है, याद रखिएगा, नाम है पारधी। इनका जो मुख्य काम है वो है शिकार करना। आज भी ये लोग शिकार करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में हलवा जो ट्राइब है, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। देखिए अगर आप ट्राइब को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और कभी नहीं भूलना चाहते हैं, केवल आप एक बार मैप बनाकर इनको रख लीजिए, कौन से क्षेत्र में कौन सी ट्राइब और कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। जिस दिन आपको ये याद हो जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन सी मिलती है, फिर एक एक करके सबकी जो है विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप ट्राइब को आसान कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो हलवा जनजाति है वो विशेषकर मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केवल बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है हलवा ट्राइब। ठीक है, एक ही जिला है बालाघाट, याद रखिएगा, हलवा ट्राइब। आप लोगों को मैंने, जिन लोगों ने क्लास ली होगी उनको बताया है कि मैप के माध्यम से आप कैसे याद रख सकते हैं। कौन सी जो ट्राइब है वो कबीर पंथी कहलाती है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो कबीर पंथी कहलाती है, आपको बताना है। 15 का आंसर क्या होगा? गिरिराज मेनली बात कर रहे थे, एक आध जगह तो फिर सब जगह पर होती है मेन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सी है? पनिका जो ट्राइब है, इसका आंसर है सी। देखिए, पनिका जो जनजाति है जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश में रहती है, इनका ऐसा मानना है पनिका ट्राइब का कि जो कबीर थे उनको एक पनिका महिला ने पाला था। मतलब इनकी ऐसी मान्यता है कि पनिका नाम की एक मतलब पनिका जाति की जो महिला थी ट्राइब, उसने जो है इनका पालन पोषण किया था। इसीलिए ये लोग कबीर दास जी को फॉलो करते हैं और कबीर दास जी को ही पूछते हैं। तो कबीर पंथी है, नाम है पनिका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया? एक और बात याद रखना, इनमें से ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को जो है गोहिया कहा जाता है, आपको बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है। देखिए, गोहिया जो है वो कोल ट्राइब जो होती है, कोल ट्राइब जो कि अभी आपको बताया था कि पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी जिलों में पाई जाती है। इस जनजाति की जो पंचायत होती है उस पंचायत को गोहिया कहा जाता है। देखिए, विभिन्न जनजातियों में अलग अलग पंचायतों के नाम होते हैं, अलग अलग युवा गृह भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी जो विशेषताएं होती हैं ट्राइब की, आप इनको समझकर बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। एक और प्रश्न है, आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना इसी का दूसरा नाम है आदिम जाति कल्याण विभाग। 17 का जो आंसर है, देखिए बच्चों, इसका आंसर अगर हम मानेंगे तो हम वी मानेंगे। विशेषता आदिम जाति कल्याण विभाग की जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। उसका नाम चेंज कर दिया गया था 1965 में, और नाम कर दिया गया था क्या? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। पहले इसको नाम से जाना जाता था आदिम जाति एवं कल्याण विभाग के नाम से। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। 1965 में नाम चेंज हुआ था, 64 में स्थापना हुई है, 65 में नाम चेंज हुआ है, तो याद रखना। अगला प्रश्न है, बैगा पुस्तक, बैगा पुस्तक के रचयिता कौन है, आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिएगा। बैगा मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण ट्राइब है जिसका नाम है बैगा। चलिए, देखिए, इस प्रश्न में आप देखेंगे कि इसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन एक विदेशी एक लेखक थे। इन्होंने अपने जीवन के 10 साल वेगा ट्राइब के साथ बिताए थे। कितने? 10 साल। जब ये 10 वर्ष वेगा लोगों के साथ रहे तो उन्होंने जो कुछ 10 सालों में वेगा लोगों के साथ देखा, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे शिकार करते हैं, कौन कौन सी वो परंपराएं, कौन कौन से फेस्टिवल को मनाते हैं, तो उन्होंने वेगा के ऊपर एक पूरी किताब लिखी जिसका नाम है वेगा। नाम है वेरियर एल्विन। 10 साल अपनी ज़िंदगी के इन्होंने दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पातालकोट की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? फटाफट बताइए। नाइनटीन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सब जानते हैं कि जो पातालकोट है वो काफ़ी पॉपुलर है। ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, काफ़ी बैकवर्ड है। 1981 में जो यहाँ पर खासकर कहा गया है इन लोगों के लिए वो बहुत ही गलत है, लेकिन क्या करें, किताबों में यही लिखा हुआ है, आपको पता ही है। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। इनका जो क्षेत्र है वो 79 वर्ग किलोमीटर की एक गहरी खाई है, डाउन,
और इसमें जो है विशेषकर भारिया जनजाति रहती है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? पातालकोट, छिंदवाड़ा में। अब अगर हम बात करें, ये जो भारिया ट्राइब है ये काफ़ी जो है पिछड़ी हुई है। भारिया ट्राइब इसके अलावा जबलपुर में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबलपुर। तो भारिया ट्राइब का जो निवास क्षेत्र है वो 2 जिलों में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा। एक है छिंदवाड़ा और दूसरा है आपका जबलपुर। क्या है? छिंदवाड़ा और जबलपुर। कहते हैं कि जब 1981 की जब जनगणना हुई थी तो इनके लिए एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग जो है जनगणना अधिकारियों ने किया था कि 1981 की जनगणना में जंगलियों का भी जंगली कहा गया था। क्या कहा गया था? जंगलियों का भी जंगली कहा गया था। मतलब ये इतने ज़्यादा बैकवर्ड थे कि इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था, जंगलियों का भी जंगली। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1981 में कहा गया था। आज परिस्थितियां बहुत बदल चुकी होंगी। आज यहाँ पर सरकारी सहायता पहुँच चुकी होगी, रोड बन चुके होंगे, तमाम अच्छे काम हो चुके होंगे, ये लोग भी गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। तो तब से काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। कोयला भूतिस, याद रखिएगा कोयला भूतिस के बारे में पूछा जा रहा है। कोयला भूतिस कौन कहलाते हैं? ये ऐसा प्रश्न है कि बिल्कुल आ सकता है कि कोयला भूतिस कौन होते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए इसका प्रश्न का आंसर देखिए, जो नाचने गाने वाले जो गौड़ होते हैं उनको कहते हैं क्या? कोयला भूतिस। लेकिन ये जो गौड़ होते हैं जो जंगल में रहते हैं, मतलब जहाँ इनका मूल निवास स्थान है, गांव, वहाँ पर रहते हैं, गांव, जंगल के जो गांव हैं उनमें इनको कहते हैं क्या? कोयला भूतिस। लेकिन इन्हीं नाचने गाने वाले जो गौड़ हैं अगर ये नगरों में यही काम करें, क्या करें? नगरों में जब ये काम करते हैं तो नगरों में इन्हीं गौड़ों को कहा जाता है नगारची। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। नगारची कौन होते हैं? तो नगारची किनको कहते हैं कि नगरों में नाचने गाने वाले गौड़ नगारची कहलाते हैं। जो अपने क्षेत्रों में जो ग्रामीण इलाके हैं या जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर जो गाते हैं उनको नाचते गाते हैं उनको कोयला भूतिस कहा जाता है। बाकी आप सब जानते हैं जो लोहे का काम करते हैं उन्हें अगरिया कहते हैं। ठीक है, तो बाकी सब आप जानते हैं, लेकिन इनको याद रखिएगा। बड़ईगिरी के लिए भी आपने एक वर्ड सुना होगा, एक सेकेंड कहाँ गया? सोलाहस बोलते हैं। जो बड़ईगिरी का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोलाहस, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गौड़ों की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है लहंगी और दुलदुल घोड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी जो नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है आपको बताना, वेरी इंपॉर्टेंट। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य जो है वो किस जनजाति से होता है? 21। चलिए इसका आंसर देखिए, ये हमारे आसपास होता है, हमारे क्षेत्र में होता है, यानी ग्वालियर। अब ग्वालियर और जो उसका आसपास का इलाका है वहाँ पर ये ट्राइब बहुतायत मिलती है जिसको बोलते हैं सहरिया ट्राइब। तो सहरिया ट्राइब के द्वारा ये जो लहंगी नृत्य है और दुलदुल घोड़ी जो नृत्य हैं वो यहाँ पर विवाह के अवसर पर, अलग अलग अवसरों पर किए जाते हैं। ग्वालियर हो गया आपका, शिवपुरी हो गया, जहाँ पर ये निवास करती है सहरिया ट्राइब वहाँ पर ये आपको सब मिलेगा, चाहे ग्वालियर हो, चाहे आपका शिवपुरी हो, चाहे आपका मुरैना हो, ठीक है, चाहे आपका श्योपुर हो। ये मुख्य ज़िले हैं जहाँ पर ये ट्राइब निवास करती है, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर। क्योंकि ये कोटा से आई है, राजस्थान से, तो उन ज़िलों में बहुतायत आपको मिलेगी जो राजस्थान की सीमा से लगे, चाहे वो शिवपुरी हो, चाहे वो श्योपुर हो। इसके अलावा ये आपको गुना में भी मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फेफारिया, वैसे फफारिया एवं मांडलिया बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। ये आपके लोक नृत्य हैं। फफारिया या फिफारिया एवं मांडलिया नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य से संबंधित है? 22 का आंसर क्या होगा? इनमें क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे नृत्य हैं जो दो दो जगह पर पाए जाते हैं या कॉमन है, जैसे जो निमाड़ में है वो मालवा में, मालवा में तो निमाड़ में, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है, पर एक ना एक चुनना पड़े। तो इसका जो सही आंसर है वो निमाड़ है। क्या है? निमाड़। आपको अभी अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे आपको एक सीरीज ज़रूर मिलेगी, आपको इन पर मेरी यूट्यूब पर भी मिलेगी और स्पेशल क्लास में भी, जिसमें लोक नृत्य, लोक नाट्य, ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। रानी कल पढ़ाऊँगा, कल 12 बजे पढ़ाऊँगा। आज एक टेस्ट हो गया था इसलिए हो नहीं पाया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में माना जाता है? तो विश्व में सबसे पहले कंघी का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। 23 का आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। तो दुनिया में सबसे पहले कंघी का जो आविष्कार है वो बंजारा ट्राइब के द्वारा किया गया था। मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में बंजारा ट्राइब कहाँ रहती है तो आप क्या बताओगे? मध्य प्रदेश में बंजारा का जो क्षेत्र है वो निमाड़ है। क्या है? निमाड़ के क्षेत्र में ये बंजारा ट्राइब पाई जाती है, निमाड़। ठीक है, याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पहले जो है कंघी का आविष्कार इन्हीं ने किया था। ठीक है, घुमंतू ट्राइब होती है, परमानेंट फिक्स नहीं होते हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में निमाड़ के रीजन में आप इनका क्षेत्र बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, देखिए ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में ही पूछा गया था और ये क्वेश्चन हमको ये बताता है कि जब आप जनसंख्या पढ़ते हैं तो आपको बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़ना चाहिए। बताइए, पुराना है, नए से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप बताना चाहें मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। परसेंटेज भी बताना है आपको, सबसे ज़्यादा किस जिले में है वो परसेंटेज आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखिए दिए गए विकल्प के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो झाबुआ होगा। क्या होगा? झाबुआ। वैसे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो अलीराजपुर में है। कहाँ पर है बच्चों? अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, परंतु क्योंकि अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं है इसीलिए हम लोग इसका सेकेंड जो परसेंटेज ज़्यादा है वो झाबुआ में है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है? झाबुआ। तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा ट्राइब पाई जाती है, लगभग 90%, और उसके बाद जो है आपको झाबुआ में सबसे ज़्यादा जो है 87% जो है ट्राइब मिलती है, 87, और यहाँ पर लगभग 90% आप लोग बोल सकते हैं, इतना जो ट्राइब है वो पाई जाती है टोटल जनसंख्या का। जबकि अगर हम बात करें, आपने धार पढ़ा होगा, धार में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्राइब पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर पाई जाती है? बाई पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? धार है, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? अलीराजपुर। जब आप पढ़िएगा इनको बहुत बारीकी से जनगणना, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसके लिए एक छोटा सा एक ट्रिक है, आ झबड़ू में वो सारे ज़िले आ जाते हैं जहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा होती है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, आ झबड़ू, समझ रहे ना? झाबुआ, बड़वानी और डिंडोरी। एससी नहीं है, ठीक है, हम लोग एससी की बात नहीं कर रहे, अभी एसटी की बात कर रहे हैं जी। सबसे कम भिंड में है, पॉपुलेशन में भी और परसेंटेज दोनों में सबसे कम भिंड में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिपीट हो गया हो, लेकिन आप तो बस प्रश्न करते रहिए, आंसर देते रहिए। 25 का आंसर क्या होगा? ट्वेंटी फिफ्थ का आंसर अभी अभी बताया था, तो एक तरीके से लिए आपके लिए फ्री हिट है। छिंदवाड़ा के पातालकोट में ये ट्राइब पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पातालकोट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमलनाथ भैया, कमलनाथ कमेंट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? बताइए, फटाफट बताइए जल्दी। चलिए ओके, इसका जो सही आंसर है बच्चों, देखिए टोडा वाला आपको याद रखना है। टोडा वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपीपीएससी। एमपीपीएससी में ये पूछा गया था ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी फेमस पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ये पाई जाती है? नीलगिरी हिल्स पर पाई जाती है, जिनका नाम है टोडा ट्राइब। एक टोडा है और एक और है, आपने सुना होगा, तो शायद एमपीपीएससी में ही आया था, आपको भी याद होगा, बड़गा ट्राइब। सुना आपने? बड़गा ट्राइब, एक बड़गा ट्राइब है जो तमिलनाडु में पाई जाती है, और एक टोडा है। ये दोनों एमपीपीएससी में पूछी गई हैं, कृपया इनको याद रखिएगा, भविष्य में आने की संभावना जरूर है। अबूझ माड़िया
अबूझ माड़िया, एक सेकेंड, अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है आपको बताना है, फटाफट बताइए। 27 का आंसर क्या होगा? देखो, विशेषकर ये अबूझ माड़िया जो ट्राइब है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़। अब क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ ऑप्शन नहीं है तो हमारा जो दक्षिणी मध्य प्रदेश का जिला है छिंदवाड़ा, वहाँ पर ये मिलती है। छिंदवाड़ा से आप देखेंगे सिवनी, और सिवनी से लगा है बालाघाट, और फिर बालाघाट से लगा है छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ की तरफ है उसी में ये आपको मिलेगी, यानी छिंदवाड़ा में ये जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है अबूझ माड़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सी जनजाति ये बदनाम है, मतलब एक होता है ना, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? मतलब ये बदनाम है कि ये बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी हो रही है, मेरा हल्का सा जो है टिक लग गया है, तो उनको लग रहा है वही सर ने आंसर बता दिया इशारों में। ऐसा नहीं है बच्चों, इसका सही आंसर है पारधी। मैंने कई बार कहा है कि वो टिक गलती से लग जाता है, उसको आंसर मानने की गलती मत करिएगा। पारधी जो ट्राइब है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये शिकार के लिए बदनाम है। एक ज़माना था जब ये मगरमच्छ को मारकर उसका तेल बेचा करते थे, मगरमच्छ को मारकर उसका तेल बेचा करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आज भी जो है, ठीक है, पारधी। ठीक है जी, चोरी भी करते थे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बट हमको चोरी करते थे, बवाल हो जाता है। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? अब इसमें आप लोग अलग अलग बात करेंगे कि सही सर कितनी है, एसटी कौन कौन सी ट्राइब है जिनको एसटी माना जाता है, कितनी है? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग ए बोल रहे हैं। देखिए, दिए गए विकल्प के हिसाब से इसका सही और करेक्ट आंसर ए है। क्या है? 46 ऐसी जनजातियां हैं जिनको सरकार द्वारा अभी तक मान्यता दी गई है, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 46 नहीं होगा तो 47 बता सकते हो, लेकिन 48 नहीं बताना है। 46 बताना है, अगर 46 ऑप्शन में नहीं है देन 47 बता सकते हो, लेकिन 48, 50 और 51 कभी नहीं बताना है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी ट्राइब थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में, प्रमोद, वो पुराना हो गया है डाटा, उसको चेंज कर लेना, प्रमोद कुमार वर्मा। देखो, कुछ लोग इसका आंसर इधर उधर बता रहे हैं, समझो। अच्छा, आपने मामा टंटिया का नाम सुना है? टंटिया भील, जिनको हम लोग जननायक कहते हैं, मामा टंटिया भील। आपने भीमा नायक का नाम सुना होगा, भीमा नायक नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? ये दो बहुत बड़े जो हैं भील ट्राइबल लीडर थे, और इनका संबंध है 1857 की क्रांति से। इसलिए वो जनजाति जिसने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो, कोरकू क्यों नहीं हो सकते? कोरकू तो जंगल सत्याग्रह करती है, और जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। जबकि ये जो ऊपर दोनों नाम आप देख रहे हैं, इन्हें 1857 की क्रांति का नायक माना जाता है। इनको कहते हैं निमाड़ का रॉबिन हुड, और उनको कहते हैं इंडियन रॉबिन हुड। तो निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? भीमा नायक को। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, या इंडियन रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो भारत का रॉबिन हुड कहते हैं टंटिया भील को। ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक और पढ़ाया था, दूसरा आ गया। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? फटाफट बताओ। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? देखिए, कोरवा जो ट्राइब होती है, इस जनजाति की पंचायत को मैयारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैयारी नहीं कहते, मैयारी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, इसको कहते हैं गोहिया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, कृपया इनको याद कर लेना।
कोल की पंचायत को गोहिया कहते हैं और कोरबा जनजाति की पंचायत को कहते हैं मेयारी। ठीक है, याद रखेगा। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है, बताइए। तो मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, वैसे तो सभी जनजाति पिछड़ी, लेकिन उन सभी जनजातियों में भी कुछ बहुत पिछड़ी हुई हैं। 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर दे रहे हैं बच्चे। 32 का आंसर आया है ए, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, वैसे तो सभी ट्राइब पिछड़ी हुई होती हैं, पिछड़ी हैं तभी तो उन्हें हम लोग एसटी बोलते हैं, लेकिन ये 3 जो ट्राइब हैं ये मध्य प्रदेश में इनको विशेष पिछड़ी का दर्जा दिया गया है। कैसा? विशेष पिछड़ी का दर्जा दिया गया, और इसका राइट आंसर है कोल, जो मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी ट्राइब है। अच्छा, सबसे ज्यादा विकसित पता है आपको कौन है? सबसे ज्यादा विकसित अगर पूछा जाए तो, अगर कल के दिन कोई आपसे पूछे मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा विकसित है, फिर क्या आंसर बताओगे? बताओ। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा विकसित जनजाति है गोंड। गोंडों में कई ऐसी शाखाएं हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप है। नॉट भील, गोंड याद रखिएगा। सबसे ज्यादा विकसित हैं गोंड जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा, गोंड सबसे ज्यादा डेवलप, गोंड याद रखना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक है, कृपया करके इससे सावधान रहना, नहीं तो बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला, अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? देखो, मैंने आपको थोड़ा सा अंदेशा दिया था, इसमें बीच में अचानक आ गया। ये तो एससी बोल रहे हैं बेटा, तुम लोग तो एसटी बता रहे हो, इसका सही आंसर तो डिंडोरी होगा। अब आप कहोगे सर आप गलत बता रहे हो, नहीं हम ये नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है डिंडोरी। अब पूछो कैसे होगा? अगर वो ये पूछते कि सबसे कम एसटी कहां पर पाया जाता है, एसटी और एससी में अंतर समझते हो? डिफरेंस बिटवीन एससी और एसटी, मैंने पहले ही कहा था ये प्रश्न आपको परेशान करेगा। एसटी मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। तो अगर जनजाति पूछेगा तब आपका आंसर होगा भिंड। वो ये पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति कहां पाई जाती है। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं ना, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब जैसे समझो, हाँ सुनो जरा ध्यान से, एससी मतलब अनुसूचित जाति, ये उन जगहों पर ज्यादा पाई जाएगी जहां पर एसटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? एसटी। दिए गए विकल्प में अगर आपको दिख रहा है तो एसटी ज्यादा कहां है? डिंडोरी में। तो जहां डिंडोरी में एसटी ज्यादा है तो वहां पर एससी सबसे कम होगा। लेकिन एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति अगर पूछते तो भिंड आंसर होगा। ये थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ये केवल उनको क्लियर होगा जिन्हें एससी और एसटी का अंतर पता है। एसटी जनसंख्या में सबसे कम, प्रतिशत में सबसे कम भिंड में है, याद रखना। एसटी सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो कहां पर बताया था? धार में, और परसेंटेज में अलीराजपुर में। लेकिन वो यहाँ एससी की पूछ रहे हैं, यानी शेड्यूल कास्ट की, इसलिए आंसर चेंज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न जिसने कर दिया, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के जो लोग हैं, अब अभी आपको बताया था कि दक्षिण में कोरकू रहते हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं? बताइए 34 का आंसर फटाफट बताइए बेटा। लेक्चर में बताऊंगा दीपादित्य पवार क्या डिफरेंस होता है। एक आध दिन लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इसका सही आंसर है वो है बंदोरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में पचमढ़ी और उसके आसपास जो कोरकू ट्राइब लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? बंदोरिया कहा जाता है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? बंदोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गलती मत कर जाना, बाद में मत कहना सर ये क्या हो गया। देखते देखते, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। 35 का जो है इसे कहते हैं चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता।
वेरी इंपॉर्टेंट है। भीलों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे चिमाता। देखिए 2 लोगों की खेती अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एक पूछी जाती है बैगा ट्राइब की, और बैगा ट्राइब की जो खेती है आप सब जानते हैं उसे बेवार पोंडू, क्या कहते हैं, बेवार या पोंडू, ऐसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बैगा ट्राइब में पाई जाती है। ठीक है, चलिए झूमिंग कल्टीवेशन होती है, चिमाता भीलों की होती है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है फटाफट, 1 सेकंड। गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। चलिए देखो, यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है आपसे कि जो गोंड जनजाति में पुजारी होता है उस पुजारी को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर है देवरी। बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, डी आंसर है। अब देखो इसमें कुछ लोगों का जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सुनो जरा बात को। आप लोग कह रहे हैं ओझा, ध्यान से सुनना, ओझा भी गोंडों का एक पार्ट है, और ओझा बोलते हैं जिनको जो तांत्रिक काम करते हैं, तांत्रिक झाड़ फूंक करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। राइट, जो तांत्रिक झाड़ फूंक करते हैं उनको क्या कहते हैं, ओझा। पहले समझो जरा प्लीज, हाँ सुनो जरा। एक और आपने सुना होगा, इसमें एक और वर्ड होगा जो पूजा पाठ का काम करते हैं। पहले आप बताइए, वे गोंड जो पूजा पाठ का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, पूजा पाठ करने वाले गोंडों को क्या कहा जाता है, फटाफट बताओ, तभी इसका अंतर समझ में आएगा आपको। पूजा पाठ करने वाले गोंडों को क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी। वेरी गुड, इनको कहते हैं प्रधान, या प्रधान बोल सकते हो, प्रधान बोलते हैं, प्रधान क्या बोलते हैं, प्रधान। प्रधान कहते हैं पूजा पाठ करने वाले गोंडों को। ठीक है, अब पूजा पाठ करने वाले जो गोंड होते हैं वो तो प्रधान हो गए, यानी एक कम्युनिटी हो गई पूरी। लेकिन वो एक पूछ रहे हैं इंडिविजुअल, जो एक पोस्ट होती है पुजारी, उस पोस्ट को क्या कहते हैं, उस पोस्ट का नाम है बच्चों देवरी। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? देखो बहुत सिंपल है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लोहे का काम करते हैं उनको बोलते हैं अगरिया। ठीक है, जो नाचने गाने का काम करते हैं उनको बताया था आपको क्या, कोयला भूतिस और नगारची। क्या बताया था, कोयला भूतिस और नगारची। और एक और बताए थे आपको, जो बड़ईगिरी का काम करते हैं उनको बोलते हैं सोलाहस। ठीक है, और वे गोंड जो पूजा पाठ का काम करते हैं वो कहलाते हैं प्रधान, और जो तांत्रिक झाड़ फूंक करते हैं उन्हें कहते हैं ओझा, और जो पोस्ट होती है पुजारी की उसे कहते हैं देवरी। क्या आपको ये समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया? ये मान के चलो ये जो नाम लिखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई ना कोई आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर, अगला प्रश्न बताइए। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान है। कौन सी जनजातियां जो है छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती हैं? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो सही आंसर है, अब इसमें आपको देखना है कि एक तो भारिया मिलती है वहाँ पर, जब भारिया है तो इसके अलावा इसमें कोई दिख नहीं रहा है, तो छिंदवाड़ा में गोंड, क्योंकि गोंड ऐसी है, अगर आपने पढ़ा होगा परिभाषा में गोंड जनजाति, तो आप पढ़ते हैं गोंड जनजाति के बारे में कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के संपूर्ण भागों में पाई जाती है। राइट, आपने यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गोंड जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है, नर्मदा के दोनों ओर पाई जाती है, तो उसे तो हम हर जगह मान लेंगे। और भारिया क्योंकि स्पेशली जो है पातालकोट में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। ये है ऐसा प्रश्न जो जब एग्जाम में आएगा ना तो आपका जो है दिन बन जाएगा। सचिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टीचर बहुत
आपने अभी 5 मिनट क्लास ली है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इसी चैनल पर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो नृत्य है इसका नाम है कर्मा। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे ऋतु चक्र से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगातार काफ़ी समय तक चलता है और जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि दिवाली के समय से या दशहरे के समय से प्रारंभ होता है और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तब तक ये चलता है। तो इसके प्रारंभ होने से यहाँ तक ये चलता है, इसलिए ऋतु चक्र से जुड़ा है, यानी इससे चेंज हो जाती है आपका जो ऋतु है वो परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे कर्मा कहते हैं। बाकी आपको पता ही है ये विश्व का पहला लोक नृत्य है जो गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। किस में दर्ज किया गया है? गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। गोंड ट्राइब करती है, गोंड के अलावा इसे कौन करते हैं? तो बैगा भी करते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकल नृत्य आपको बताना है? बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा एकल नृत्य है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो मटकी है। मटकी जो कि मालवा में होता है, काफ़ी फेमस है, आप सब जानते हैं आप लोग। ये एकल नृत्य है, इसे एक व्यक्ति करता है, इसीलिए इसे एकल नृत्य कहा जाता है। नाम है मटकी, मालवा का फेमस है, नाम है मटकी। आगे बढ़ते हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से वो कौन लोग हैं जिनके यहाँ ये वाला नृत्य होता है? निम्न में से कौन सा नृत्य है जो पुरुषों को देखना वर्जित है और आप में से किस क्षेत्र में ये होता है? आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताइए। चलिए वेरी गुड। देखिए इसका सही आंसर है जिंदवा होता है। पुरुषों को देखना ये वर्जित है, मतलब ये महिलाएं करती हैं और महिलाएं जब ये करती हैं तो पुरुषों को कहा जाता है कि भैया आप दूर रहिए, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? बघेलखंड में होता है। कहाँ होता है? बघेलखंड में। वो भाई साहब लिख रहे हैं दीदी तेरा दीवाना वाला। हाँ भाई साहब, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपकी पिटाई लगने की भी संभावना है, ठीक है। संजू योगी गंदा नहीं है बेटा महिलाएं करती हैं, अपना मस्ती करती हैं और वो पुरुष को देखना वर्जित होता है। अगला प्रश्न है, देखिए बताइए आप, एक सेकेंड। लारूकाज, लारूकाज किनका मुख्य पर्व है? ये भी इस तरह का प्रश्न है कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है लारूकाज से। फटाफट बताइए, आप पैसे तो लेते ही हैं। अभी देखिए कल जो हमारी क्लास रहेगी 5 बजे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज होने वाले थे वो कल होंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर है बच्चों, देखो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा गोंड ट्राइब। कौन सी ट्राइब है? गोंड जनजाति का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसको बोलते हैं लारूकाज कहा जाता है। एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। अगर आपको याद हो तो सुअर की पूजा या सुअर का जो विवाह से संबंधित है वो यही त्यौहार है जिसे लारूकाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लारूकाज कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, घड़ल्ला। घड़ल्ला जो पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आगे मैं थोड़ा सा अभी कल करवाऊंगा, है ना। कल हम लोग इससे आगे का करेंगे, बट इससे 5 मिनट आप लोग मेरी बात सुनते जाना। जिनको मेरी क्लासेस देखनी है अनअकैडमी पर फ्री और टॉपिक को समझना है, बहुत जल्दी ये सारे टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ, तो बस आप लोगों को बता देता हूँ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद हम लोग कल करेंगे। देखिए मालवा में होता है। इसमें क्या होता है, जो युवतियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो घड़ा रख कर अपने सर पर एक फेस्टिवल मनाती हैं जिसे बोलते हैं घड़ल्ला पर्व, है ना, लाइक मटका लेकर, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर होता है? मालवा में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं घड़ल्ला पर्व कहा जाता है।
तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट जो कोर्सेज़ के रिगार्डिंग जानकारी है वो आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा। तो आप बस 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, और उसके बाद हम लोग इससे आगे का कल कवर करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से MPPSC एवं व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और इसमें आपको क्या करना है, कैसे आपको कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है, सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देता हूं। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो फ्री प्लान में अभी आपको क्या क्या मिल रहा है कि वीकली जो है 500 लाइव क्लासेस मिल रही हैं, और इनमें आप MP के टॉप एजुकेटर्स के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। यानी ये फ्री क्लासेस का बता रहा हूँ मैं आपको। अनअकैडमी जो स्पेशल क्लासेस हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो आप फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप इनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीकली जो है फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं, आप इनको भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एक और है MPPSC T20 सीरीज चल रही, तो आप इस T20 सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पर डे 20 मिनट में 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे 8 बजे होती है, जिसका एनालिसिस MP के टॉप एजुकेटर द्वारा किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फ्री में अनअकैडमी का स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट देना चाहते हैं, ये फ्री टेस्ट है। और अगर आप इस टेस्ट में अगर टॉप 3 में आते हैं, अगर आप रैंक टॉप 3 में आते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी रैंक होती है 4 to 25, क्या होती है रैंक 4 to 10 होती है, 4 to 10 होती है, तो आपको 25% का डिस्काउंट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। ये टेस्ट आपका 4 जुलाई, 11 जुलाई, 18 जुलाई और 23 जुलाई को होना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सारी जो है कोर्सेज आपको मिलेंगे, बहुत सारे टीचर से आप जो है लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप अपने फेवरेट टीचर से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपको मिलेगी, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच कोर्सेज अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलते हैं। हर तीसरा सेशन एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इंटरेक्शन के लिए पोल कमेंट्स क्विज होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर आप सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। PDF में आपको नोट्स मिलते हैं, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, हर चीज़ आप